जी, तो इसके पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में, और किस तरह के आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले एक बार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। एक बार ये हिंदी वाले है ना, राइटिंग वगैरह चेक कर लेना, सब इतनी अच्छी नहीं है ये। तो सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ जब आया था तो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि जो एक क्लोज सिस्टम है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें सिस्टम को दी गई हीट बराबर हो जाती है वर्क डन के, है ना। तो फर्स्ट लॉ से जो चीज़ें बातें निकल के आई थी, वो क्या क्या बातें निकल के आई थी। एक आया था एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि ऊर्जा कभी भी ना तो ख़त्म होती है, ना ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ये फर्स्ट लॉ ने कहा था। फिर फर्स्ट लॉ से क्या निकला था, इंटरनल एनर्जी निकली थी। दो तीन बातें निकली थी फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ से दो तीन चीज़ें निकल के आई थी। क्या क्या निकल के आया था, एक तो आया था एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है ना। ना तो उसको पैदा किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। फिर इससे क्या कंसेप्ट निकल के आया था, इससे निकल के आई थी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्या निकली थी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। और फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट क्या था कि जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल यानी कि जो जहाँ से चल रहे हैं घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट बराबर होती है वर्क डन के, ये इसका स्टेटमेंट था। तो ये फर्स्ट लॉ से तीन चार जानकारियाँ हमें मिलती थी। तो यहाँ से ये तो ठीक है, बातें हो गई, यहाँ से बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो फिर फर्स्ट लॉ एक चीज़ को समझाने में फेल हो गया। फर्स्ट लॉ जो हीट है या ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है, उसके डायरेक्शन को समझाने में क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से हीट के फ्लो की डायरेक्शन का नहीं पता लगा, फ्लो के डायरेक्शन का पता नहीं चला, डायरेक्शन का पता नहीं लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ने ये तो कह दिया कि ऊर्जा कंजर्वेटिव है, यानी कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो यदि कोई चीज़ गर्म से ठंडी हो रही तो वो ठंडी से गर्म भी हो जाएगी, और किस तरह से होगी, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित है। तो यहाँ से इन बातों का पता नहीं लगा। तो फिर आया इसके लिए, इस बात का जवाब देने के लिए किसको लाया गया, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लाया गया। तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है, वो क्या कहता है कि जो हीट का फ्लो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ heat always flow from high temperature to low temperature, high temperature to low temperature। हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करने में मदद मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। फिर इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसके दो बहुत एक हिट स्टेटमेंट आए, एक आया केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट आया, और एक आया क्लैसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, इसके दो बहुत हिट स्टेटमेंट थे, एक था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और एक आया किसका, क्लैसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, सबसे पहले मैं केल्विन प्लांक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो केल्विन प्लांक ने कहा अगर कोई मशीन है और मशीन इंजन है लेट सपोज, और यहाँ पर ये सोर्स है,
और ये सिंक है। सोर्स और सिंक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊष्मा स्रोत जिनकी हीट कैपेसिटी अनंत होती है, यानी कि इससे कितना ही हीट निकाल लो या इस सिंक को कितना ही हीट दे दो, इनके तापमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो उसको हम कहते हैं हीट सोर्स और सिंक। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पर होगा, सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पर होगी। तो इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 ग्रेटर दैन क्या है, T2 है। और यहाँ पर कोई वर्क हो गया W, यहाँ से हीट आ रही है कितनी, Q1, और यहाँ हीट जा रही है कितनी, Q2। तो W बराबर कितना हो गया, तो W बराबर हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये क्या हो गया, हीट सप्लाई हो गई, और ये क्या हो गया, हीट रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो केल्विन प्लांक ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा मशीन पॉसिबल नहीं है जो एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हुए एफिशिएंसी 100% दे दे। ठीक है, केल्विन प्लांक ने कहा कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है, मशीन पॉसिबल नहीं है जो एक साइकिल में काम करते हुए सप्लाई की गई हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। सप्लाई की गई हीट को वर्क में 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो। तो ऐसी कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो एफिशिएंसी है उसको हम नीटा से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन जो है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, Q1 माइनस Q2, और हीट सप्लाई कितनी है, Q1 है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफिशिएंसी का। अब केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंग अगर Q2 बराबर 0 हो जाए, है ना, यदि Q2 बराबर 0 हो जाए, यदि, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, Q1 अपॉन Q1, यानी कि 1, और यानी कि 100%। तो केल्विन प्लांक ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई मशीन काम कर रही है तो उसमें से कोई ना कोई पार्ट हीट का रिजेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि रिवर्सिबल को हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय और इरिवर्सिबल को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन और जो घर्षण, फ्रिक्शन को हम घर्षण कहते हैं, घर्षण और किसी भी तरह की इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इतना जान लो बस, तो रिवर्सिबल कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है, नीटा इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के काम आएगा, जहाँ T1 जो है टेम्परेचर होता है किसका, सोर्स का, और T2 जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, सिंक का। ये बात हो रही है किसकी, इंजन की बात हो रही है या मशीन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इंजन की बात हो रही है, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसके, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट की। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया था जो किसका था, क्लैसियस का स्टेटमेंट। क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या था, उसने वापस से एक मशीन बनाओ साहब, एक मशीन ली, यहाँ पर वही सिंक लगी हुई है, यानी कि जहाँ पर हीट रिजेक्ट होती थी, और यहाँ पर लगा हुआ है सोर्स लगा हुआ है। अब उसने कहा कि कोई भी जो ऐसी मशीन है, ये मशीन है, कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो लोअर टेम्परेचर से उठाकर हीट को अपने आप कहाँ पर ले जाए, हाई टेम्परेचर पर। अगर उसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को ले जाना है तो उसको कुछ ना कुछ काम कराना पड़ेगा, उसको कुछ काम देना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे घरों में हमारे पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर से ऊपर पानी की टंकी में पानी अगर चढ़ाना है तो हमें मोटर सप्लाई देनी होती है, मोटर चलाते हैं तो वो पानी चढ़ता है, यानी कि पानी खुद अपने आप नीचे से चढ़कर ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो साइकिल में काम करते हुए हीट को
खुद ही लो टेम्परेचर से उठाकर हाई टेम्परेचर पर ले जाए, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ले जाए। ऐसा यदि करना है तो उसको कुछ ना कुछ बाहर से काम देना पड़ेगा। और ये जो W लिखा हुआ है ये क्या है, एक्सटर्नल वर्क है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Q1 माइनस Q2 के। ठीक है, तो ये दो बहुत हिट स्टेटमेंट थे। एक था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जिसने कहा कि कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो 100%। दूसरा था क्लेसियस का स्टेटमेंट जिसने कहा कि कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो खुद ही लो टेम्परेचर से हीट को उठाकर कहाँ ले जाए, हाई टेम्परेचर पर ले जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, तो स्टेटमेंट की। उसके आगे क्या जानना है आपको, उसके बाद जो क्लेसियस का स्टेटमेंट है उसके बेस पर दो चीज़ें बनी, एक बना रेफ्रिजरेटर और एक बना क्या, हीट पंप। ठीक है, एक बना क्या, रेफ्रिजरेटर और एक बना क्या, हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं, रेफ्रिजरेटर और एक बना क्या, हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर अगर मैं बनाता हूं, जो घरों में हमारे फ्रिज होते हैं, तो उसका जो लेआउट डायग्राम है, ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, सिंक हो गया, ये सिंक हो गया। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है, उसके अंदर का टेम्परेचर उसको ठंडा रखना, और बाहर का जो टेम्परेचर है, तो ये जो टेम्परेचर है ये जिसको हम सिंक बोल रहे हैं यहाँ पर, और ये टेम्परेचर है, ये यहाँ से हीट है Q2 और यहाँ है Q1, और यहाँ है W और ये है Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर T2 है और ये T1 है। तो ये सोर्स जो है, ये सोर्स क्या है, सराउंडिंग है एक तरह से, जहाँ पर हीट निकल के जा रही है। आप फ्रिज के पास जाके देखोगे तो उसके पीछे जब देखोगे तो गर्म हवा निकलती रहती है, तो वो सराउंडिंग हो गया। और उसका अंदर वाला जो पार्ट है वो सिंक है, जहाँ टेम्परेचर हमें कम रखना है। तो T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 है, और T1 क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, और ये वो काम है जो उसका कंप्रेसर कर रहा है। बिजली दे रहे हो ना उसको चलाने के लिए, तो वो ये काम उस पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं निकलती, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में एफिशिएंसी नहीं निकलती। यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए एक चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं COP। COP को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि हिंदी में इसको आप कह सकते हो, परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, दक्षता गुणांक, है ना। तो ये जो COP है इसको हम लिखते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ये फॉर्मूला होता है इसका। डिज़ायर्ड इफेक्ट का मतलब जो चीज़ हमें चाहिए और उस पर कुल कितना काम किया जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमें उसका अंदर का तापमान कम चाहिए, ये डिज़ायर्ड इफेक्ट है रेफ्रिजरेटर के केस में। रेफ्रिजरेटर के केस में ये डिज़ायर्ड इफेक्ट है। तो ये डिज़ायर्ड इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, COPR। डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, और वर्क डन क्या है, Q1 माइनस Q2। तो ये रेफ्रिजरेटर की COP का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि ऊपर कम वाला और नीचे वर्क डन आ गया। अब मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी आएगा तो उसके लिए आप लिख सकते हो Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2। अब ये क्यों है, क्या है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना पता है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं COPR जो है वो कितना हो जाएगा, Q2 की जगह क्या लिख सकते हो, T2, है ना। Q2 की जगह क्या लिख सकते हो, T2। तो ये T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, रेफ्रिजरेटर की COP का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन जाता है, रेफ्रिजरेटर की COP का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, COP जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, COP 1 से कम होगी, COP जितनी कम होगी, ठीक है, COP कम कब होगी, जब ये नीचे वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वर्क डन अगर ज़्यादा हो गया यानी कि बिजली खींच रहा है। अगर फ्रिज का पे वर्क डन ज़्यादा हो गया, फ्रिज पे वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि उसको बिजली से सप्लाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट अगर ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ कम हो जाएगी, ये चीज़ कम हो जाएगी, तो मतलब बिजली का खर्चा हमारा क्या है, ज़्यादा है। और ये चीज़ ज़्यादा है, उसका मतलब जो फ्रिज है या जो AC है वो क्या कर रहा है, बिजली कम खींच रहा है, तो उसकी COP क्या रहेगी, बेहतर रहेगी, और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या आएगी, सही आएगी। तो ये तो बात होती है रेफ्रिजरेटर की। फिर इसी में एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं हीट पंप कहते हैं। तो अब हीट पंप के केस में उसकी COP को लिखा जाता है COP हीट पंप।
अब हीट पंप के केस में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है, हीट पंप का मतलब हो गया जब हमें बाहर का टेम्परेचर, यानी कि जहाँ हम हैं, जैसे कि सर्दियों में हम लगाते हैं अंदर हीटर लगाते हैं, तो सर्दियों के केस में हमें क्या होता है, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है और बाहर का टेम्परेचर होता है कम। तो यहाँ पर जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हो जाता है वो ज़्यादा वाला हो गया, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ पर हो जाता है Q1 और वर्क डन कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। तो COP और हीट पंप जो है वो कितना होता है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। और इसको यदि हम T1 फॉर्म में लिखें तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, किसमें, हीट पंप की COP में और रेफ्रिजरेटर की COP में। तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो इनकी COP में क्या रिलेशन होता है, COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप में आपके मैं लिखवा रहा हूँ, इनको आप पॉइंट वाइज बुलेट वाइज अपने नोट्स में अगर लिखते जाएंगे तो बहुत काम की चीज़ें हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। इसके अंदर की जो थ्योरी की में अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में घुसें तो फिर बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो सभी लोग देख रहे होंगे, जो बायो वाला स्टूडेंट है वो भी देख रहा होगा, जो BSc में है, जो MSc में वो भी देख रहे होंगे, है ना। तो जो करंटली 11th-12th जो पास करके आया होगा उसको तो बहुत हद तक इन चीज़ों का आइडिया होगा, और जो फिर BSc बायो में चला गया होगा तो वो भूल गया होगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या इसके पीछे का रीज़न क्या है ना। जो बातें हमें पता होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है। हाइपोथेटिकल मतलब ये काल्पनिक इंजन है। काल्पनिक इंजन है, ऐसा कोई भी इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 4 प्रोसेस से मिलकर बनता है। 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती है, एक होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हमने पढ़ा था, इसको हिंदी में कहते हैं समतापीय, जिसमें तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरी प्रोसेस होती है एडियाबैटिक। तीसरी प्रोसेस फिर से होती है आइसोथर्मल, और चौथी प्रोसेस फिर से होती है कौन सी, एडियाबैटिक। चौथी प्रोसेस फिर से कौन सी होती है, एडियाबैटिक। इसका यदि डायग्राम बनाया जाए, PV डायग्राम, तो वो PV डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से बनता है, ये आइसोथर्मल, फिर आ जाती है कौन सी, एडियाबैटिक, फिर आ जाती है कौन सी, आइसोथर्मल, और फिर से कौन सी आ जाती है, एडियाबैटिक। और ये प्रोसेस जो है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4, ये आप देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो पहली प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल है। दूसरी प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक है। तीसरी आइसोथर्मल, चौथी एडियाबैटिक। और थोड़ा सा डिटेल में अगर लिख दूँ तो पहली प्रोसेस में क्या होता है, हीट सप्लाई होती है। हीट सप्लाई होती है, ये कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, 1 से 2 में। दूसरी प्रोसेस जो है वो क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मतलब प्रसार होता है, प्रसार। तीसरी प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, है ना। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, 2 3। ये कौन सी हो गई, 3 4। और ये यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन। ये कौन सी हो गई, 4 से 1। तो हीट इंजन की ये फॉर्मूला हो गया PV डायग्राम पर, है ना। और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है। ये कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि हाइपोथेटिकल है और काम करेगी किस पर, पूरी किस पर होगी, ये रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल होगी तो इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की है। एक चीज़ बात की है मैंने एफिशिएंसी की, और एक बात की है मैंने COP की। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाली चीज़ें थी जो वो क्या थे, इंजन थे। इंजन तो इंजन हुआ, या जो भी चीज़ जो पावर प्रोड्यूस करती है, जो बिजली पैदा करती है, खाती नहीं, बिजली पैदा करती है। तो जो भी मशीन्स पावर प्रोड्यूस करेगी, पावर प्रोड्यूस करती है,
करती है, उनकी जो साइकिल है, साइकिल का मतलब ये जो बनाया हुआ है प्रोसेस, उनकी साइकिल्स क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और जो भी मशीनें बिजली खाएगी, जो भी मशीनें पावर कंज्यूमिंग होती है, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, है ना, घरों में जितने भी डिवाइस लगे हैं पावर कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, तो पावर कंज्यूम करते हैं, उनकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलती है, उनकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, चलती है। अब मैंने यहाँ 3 फार्मूले लिख दिए जिनको आपको याद रखना है। एक तो लिखा मैंने एफिशिएंसी का, वो फार्मूला क्या आया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एक लिखा मैंने COP-R, वो क्या बना, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और एक लिखा मैंने COP हीट पंप, वो क्या बना, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, जहाँ Q हायर वाला टेम्परेचर है, हीट है, हीट सप्लाई है, Q2 हीट रिजेक्शन है। इसको टेम्परेचर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हर किसी में Q1 को रिप्लेस कर सकते हो T1 से और Q2 को रिप्लेस कर सकते हो T2 से, ठीक है। ये कुछ बातें थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक चीज़ और आती है यहाँ से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक चीज़ निकली, चलो मैं किसी क्वेश्चन के साथ में उसको बता दूंगा। पहला भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद अ सोर्स एट 500 केल्विन। तो सोर्स का टेम्परेचर दिया है, यानी कि जो स्रोत है, ऊष्मा स्रोत, उसका टेम्परेचर दिया है, जिसको हम T1 से लिखते हैं, कितना है, 500 केल्विन। और सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 375 केल्विन। इसमें लिखा है इंजन कंज्यूम्स 600 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर साइकिल। कंज्यूम करता है यानी कि उसको सप्लाई की जाती है। तो सप्लाई जो है वो कितने की है, Q1, और Q1 कितना है, 600 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर साइकिल, है ना। तो हमें पूछा है कि जो रिजेक्ट हो रही है हीट वो कितनी होगी। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया और Q दिया है। अब मैंने ये बताया आपको, जो कार्नोट इंजन है वो रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल है यानी कि सारी की सारी प्रोसेस रिवर्सेबल है। तो हम वहाँ से क्या लिख सकते थे, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो यहाँ से अगर लिखे Q1 की वैल्यू कितनी है, 600 है। Q2 हमें क्या करना है, निकालना है। T1 कितना है, 500 है, और T2 कितना है, 375 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, Q2 इक्वल्स टू 375, ठीक है, 375 इंटू 6 अपॉन 5। तो यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको काटोगे तो कितने से कटेगा, ये और 5 और ये 6, तो ये कितना आ गया, 6 5 30, और ये आ गया 450। तो इसमें जो हीट रिजेक्ट होगी वो कितनी होगी, 450 इन किलो कैलोरीज। तो हीट जो रिजेक्ट हो गई वो कितनी हो गई, 450 किलो कैलोरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि फार्मूला मेरे को कौन सा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद अ सोर्स एट 127। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है अब वो कितना दिया है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड जब लिखा आएगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। तो ये जो T1 है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 273 जोड़ दोगे, तो 127, 7 और 3 10, 7 और 2 9 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया, 400 केल्विन हो गया। फिर सिंक के टेम्परेचर की बात करें तो वो दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि आप केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। सोर्स सप्लाई कर रहा है 40 किलो जूल हीट, ठीक है। Q1 जो है वो कितना है, 40 किलो जूल है। हमें ये पूछा है कि वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है, ठीक है। तो या तो Q2 निकाल लो पहले, और या फिर इसको कैसे करो, हम जानते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं, है ना। और ये जो फॉर्मूला बन रहा था ये कैसे बन रहा था, ये बन रहा था वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो मैं ये वाला पोर्शन उठा लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, अपॉन हीट सप्लाई। तो T1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है, 400, तो यहाँ लिखा मैंने 400। T2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 300 अपॉन 400। और वर्क डन हमें निकालना है, ये निकालना है। हीट सप्लाई कितनी दे रखी है, 40 किलो जूल की दे रखी है ना। देखो क्या कटेगा,
यहाँ ये बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 और ये बचेगा W अपॉन ये बचेगा 40। तो ये बचेगा 1/4 और ये बचेगा W अपॉन 40। तो यहाँ से क्या होगा, ये 4 10 बार कट जाएगा तो W बराबर कितना आ जाएगा 10 किलो जूल। तो आंसर जो है वो कितना आ गया 10 किलो जूल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल, इसमें भी संडे। तो यहाँ पर हमें T1 जो है ये बोला है आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो ऑपरेट कर रही है, चल रही है, उसका T1 जो टेम्परेचर है यानी कि सोर्स का वो दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको कन्वर्ट करेंगे यदि हम केल्विन में तो वो हो जाएगा कितना 500 केल्विन। फिर T2 जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 127 में ऐड कर दो 273 तो ये हो जाएगा कितना 400 केल्विन। फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हीट सप्लाई जो हो रही है वो हो रही है कितनी 6 किलो कैलोरी हो रही है। तो Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन हो गया है ना, जो पहले किया था। कितना था Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो Q1 की वैल्यू 6 है, Q2 हमें निकालना है, T1 कितना है 500 है और T2 कितना है 400 है। तो ये कटा यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6 × 4 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया 4.8 आ गया और 4.8 ये ए ऑप्शन हो गया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा ए, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की 50% और सिंक का टेम्परेचर है 500 केल्विन। एफिशिएंसी जो है वो कितनी दी है 50%। 50% का मतलब हो गया 1/2, जिसमें भी T2 जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 केल्विन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से T1 निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ईटा बराबर होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये हो गया 1/2 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 आ गई। 1/2 ही आएगी ना, हाँ 1/2 ही आएगी। अब T2 हमें दे रखा है, T2 कितना दे रखा है 500। तो 500 अपॉन T1 और ये 1/2 ही आएगा भाई, हाँ 1/2 आएगा। तो यहाँ से जो T1 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई है 1000 वैल्यू हो गई। T1 जो टेम्परेचर आ गया वो पहले केस में वो कितना आ गया 1000 केल्विन आ गया। फिर सवाल ये है कि यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यदि इसका टेम्परेचर इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए 60% कर दी जाए, तो नीटा 2 जो है वो 60% हो जाता है। तो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है सिंक का उसमें क्या चेंज आएगा, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी। तो सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो 60% नीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूँ मैं T2 डैश लिख लेता हूँ। तो अब ये जो एफिशिएंसी है वो 60% है, यानी कि 60/100 और 1 माइनस T2 डैश हमें निकालना है और T1 जो है हमारे पास कितना आ गया 1000 आ गया है। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 × 6 और 2 × 5 = 10, 1 माइनस T2 डैश अपॉन 1000। तो T2 डैश अपॉन 1000 किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/5, ये हो जाएगा 2/5 के। तो T2 डैश अपॉन 1000 इक्वल्स टू 2/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो T2 डैश कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 5। तो ये T2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 केल्विन। तो यदि एफिशिएंसी हमें कितनी रखनी है 60% रखनी है तो सिंक का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा 400 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला है हीट इंजन हैज़ एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी नीटा से दी है जो कि किसके बराबर होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1। टेम्परेचर सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है 100 केल्विन से, है ना। यानी कि बाद वाला जो टेम्परेचर हो गया होगा T1 डैश वो कितना हो गया T1 माइनस 100 और T2 डैश भी जो है वो कितना हो गया होगा वो T2 माइनस 100 हो गया होगा। तो इंजन की एफिशिएंसी पे उसकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। कैसे करोगे, देखो ईटा इक्वल्स टू यहाँ पर अब फॉर्मूला हो जाएगा T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश। तो T1 डैश की जगह वैल्यू रखोगे T1 माइनस 100 और इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो कितनी रखोगे, ये नीटा डैश कर लो तो ये कितनी रखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कितना T1 डैश
की जगह आ जाएगा T1 माइनस 100। तो ये 100 से 100 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस 100। अब जो T1 है वो ज़्यादा है किससे, T1 माइनस 100 से। ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें से कुछ घट रहा है। तो यदि अब इन दोनों को कंपेयर करें तो नीटा अपॉन नीटा डैश, इसमें मैंने इसका भाग लगा दिया, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा T1 माइनस 100 अपॉन T1। तो यहाँ से T1 माइनस T2 ये कट गया पूरा। तो यहाँ से क्या बन रहा है, T1 माइनस 100 है नीटा, और ये कितना है, T1 है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि नीटा अपॉन नीटा डैश इक्वल्स टू T1 माइनस 100 अपॉन T1। और मेरे को पूछा है नीटा डैश पे क्या असर पड़ेगा, तो नीटा डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो उसको, तो ये हो जाएगा नीटा इंटू T1 अपॉन T1 माइनस 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, T1 माइनस 100, यही होगा ना, यही होगा। तो देखो साहब एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो चीज़ है, वाली चीज़ जो है वो क्या हो रही है, घट रही है ना। ये जो चीज़ है ये T1 माइनस 100 जो है ये घट रहा है, और T1 माइनस 100 एफिशिएंसी जो नीचे वाला हमें पता है, यदि दो चीज़ें एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती के केस में देखो, तो ये जो चीज़ है घट रही है T1 माइनस 100, ये चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, ये घट रही है, तो ये घटेगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ घटेगी तो ये चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी, इसका मतलब यदि ये टेम्परेचर घट रहे हैं तो इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको आप डायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा करके यहाँ से भी लिख सकते थे कि नीटा डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस 100। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, पहले भी यही थी और बाद में भी यही है। ये चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, तो ये चीज़ घटेगी तो ये चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको ये वाला पार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है रेफ्रिजरेटर इज़ टू मेंटेन ईटेबल्स कीप्ड। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो खाने की चीज़ें हैं उनको एक 9 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन रखना है ना। तो यानी कि ये अंदर का टेम्परेचर हो गया, और वो कितना है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस 9 कितना हो गया, ये 282 होगा ना। 273 में 7 जुड़ेगा 280 और 282 हो गया। कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है रेफ्रिजरेटर का वो दिया हुआ है, कितना निकालना है। रूम टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर वो दिया है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कन्वर्ट करोगे तो 273 जोड़ दो, आ गया 309, ये आ गया 309 केल्विन। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने आपको फार्मूला बताया T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 282 है, ये कितना हो गया, 309 हो गया, माइनस 282 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रेफ्रिजरेटर की COP जो है वो आ जाएगी 10.4। सॉल्व कर लेना इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन में बोला है कार्नोट इंजन जिसमें सिंक का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 290 केल्विन हो जाएगा। एफिशिएंसी उसकी 50% यानी कि 1/2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से T1 निकाल सकते हैं। तो 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है मैंने। तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। T2 की जो वैल्यू है वो 290 दे रखा है, T1 और ये हो गया 1/2, तो T1 हो जाएगा कितना, 2 0 और 5, 580 केल्विन। ये किसकी वैल्यू हो गई, T1 की हो गई। फिर पूछा है इसका सोर्स का टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, कितना बढ़ाया जाना चाहिए यदि एफिशिएंसी को 60% करना है। एफिशिएंसी कितनी करनी है, 60%। तो 60% करनी है यानी कि n नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2, सोर्स का बढ़ाना है इस पर, T1 प्राइम। 60% यानी कि 60 अपॉन 100 बराबर 1 माइनस T2, T2 को चेंज करना नहीं है। तो T2 कितना है, T2 था 290, 290 ही रखो, और ये T1 प्राइम चेंज हो गया। तो ये कितना हो गया, 3/5, 1 माइनस 200 बराबर 1 माइनस 290 अपॉन T1। तो यहाँ से 290 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, 290 अपॉन T1 ये कितना हो गया, 2/5 हो गया।
ठीक है, 2/5 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 290 × 5/2 T1 प्राइम। तो ये कितने बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 5 और ये 5, तो 5 20 और 2 22 और ये 725 केल्विन आ गया। ये नया टेम्परेचर आ गया। अब कितना बढ़ाया जाना चाहिए ये पूछा है, तो T1 प्राइम में से T1 को घटा दो। तो T1 प्राइम कितना आया है, 725 केल्विन आया है। उसमें से घटाना क्या है, पहले वाला टेम्परेचर कितना आया, 580। तो ये कितना बचेगा, 5, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। तो आंसर कितना आ गया, 145 केल्विन। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 145 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, ये एक चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी आपको। 2 मशीनें होती है, एक होता है PMM फर्स्ट और एक होता है PMM सेकंड। PMM फर्स्ट का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट। हिंदी में कहते हैं शाश्वत गति मशीन फर्स्ट, और इसका नाम हो जाएगा परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड, शाश्वत गति मशीन फर्स्ट। पहली चीज़ ये है कि ये आई है कहाँ से, फर्स्ट लॉ से, और ये वाली जो मशीन है ये कहाँ से आई है, सेकंड लॉ से। दोनों ही आभासी मशीन है, रियलिटी में ये मशीन है ही नहीं, है ना। दोनों ही आभासी मशीन है, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों बनी फिर भी, इस बारे में हम नहीं जाएंगे। इस बारे में जाएंगे तो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस बारे में हम भी बात नहीं करेंगे। दोनों ही आभासी मशीन है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में कहते हैं शाश्वत गति मशीन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ पे और सेकंड है सेकंड लॉ पे। ठीक है, फर्स्ट की अगर बात करें PMM फर्स्ट, तो PMM फर्स्ट क्या कहती है, एक ऐसी मशीन है जिसको कि ये अगर PMM फर्स्ट है, ये एक ऐसा इंजन है जो कि बिना कुछ खाए पिए इसको सिर्फ एक बार खिला दिया, और उसके एक बार खिलाने के बाद ये क्या कर रहा है, लगातार काम किए जा रही है। यानी कि मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने सुबह खाया है, मतलब वीक चालू हो रहा है, आज संडे है, संडे को मेरे को कुछ खिलाया, उसके बाद एक बार खिला दिया और उसके बाद पूरे वीक मेरे से काम कराते रहे, मैं काम करता रहा और मैं बिना किसी एफिशिएंसी लॉस के लगातार काम करता रहा, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मशीन ये कहती है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसी मशीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थी PMM फर्स्ट। PMM सेकंड क्या होती है, PMM सेकंड मशीन वो होती है जिसके एफिशिएंसी 100% होती है, यानी कि इसको जितना काम दोगे वो उतना ही किस में कन्वर्ट करेगी, वर्क में कन्वर्ट कर देगी। और ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी मशीन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो वो कौन सी है, PMM सेकंड। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि उनमें से कौन सी मशीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो वो कौन सी होती, PMM फर्स्ट। हिंदी में लिखा आएगा शाश्वत गति मशीन फर्स्ट और शाश्वत गति मशीन सेकंड। ठीक है, अब क्यों बनी है, इसके पीछे हिस्ट्री, ये कहानी है जिसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता आपको जानना चाहिए हाल फिलहाल। आगे बात करते हैं। फिर बोला है कि हीट पंप की COP और रेफ्रिजरेटर की COP में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 के। तो फार्मूला चेक करो कौन सा है, ए इसमें मैच कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा बहुत हो सकता है, उस चक्कर में आप एक गलत ना करो। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, है ना, ध्यान से पढ़ने के बाद ही करना। आगे बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या चीज़ निकली, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ से आई। एंथैल्पी जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको कहते हैं। एंट्रोपी जो आया वो कहाँ से आया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया था, है ना। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी जो चीज़ होती है उसका मतलब होता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। यानी कि कितना कोई सिस्टम के अंदर बिखराव है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है ना, एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। एंट्रोपी अगर घट रही है तो वो हमेशा क्या होगा, इम्पॉसिबल केस होगा।
इम्पॉसिबल केस होगा। अगर कहीं यह लिखा आ जाए डेल्टा डी एस लेस देन जीरो, एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी होता है। एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। डी एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी कभी भी जीरो से कम नहीं होगी, ये हमेशा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर डी एस बराबर जीरो लिखा आ जाए तो डी एस बराबर जीरो लिखा आ जाए, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है। और कौन सी प्रोसेस है, एंड रिवर्सिबल। एंड कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को हम और क्या नाम देते थे, रुदोष्म। तो अगर डी एस बराबर जीरो लिखा आ जाए, इसका मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू का मतलब होता है हीट और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो डी क्यू को हम लिखते हैं टी डी एस लिखते हैं। सिर्फ ये बातें हैं, आपको एंट्रोपी के बारे में जानना है, इतनी सी आप लिख के आओगे, इससे ज़्यादा एंट्रोपी के बारे में आपको नहीं जानना है। डी एस बराबर जीरो लिखा जाए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। डी एस ग्रेटर दैन जीरो लिखा जाए तो पॉसिबल है। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और डी एस लेस दैन जीरो लिखा जाए तो ये इम्पॉसिबल केस होता है, ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, तो किसके अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड की जाती है। फिर कार्नोट साइकिल का ऑर्डर बताना है, कौन कौन सी प्रोसेस किस क्रम में है। तो सबसे पहली आइसोथर्मल होती है, फिर एडियाबैटिक होती है, फिर आइसोथर्मल होती है, फिर एडियाबैटिक होती है ना। तो ये पहला सही हो गया। हिंदी में लिखा आएगा तो समतापीय रुदोष्म, समतापीय रुदोष्म। एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था पीछे, कि पहले में हीट सप्लाई है, दूसरे में एक्सपेंशन है, तीसरे में रिजेक्शन है, चौथे में कंप्रेशन है। यानी कि पहले में हीट सप्लाई लिखा आएगा, आइसोथर्मल हीट सप्लाई, दूसरे में लिखा आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरे में लिखा आएगा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, चौथे में लिखा आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। हो सकता है कि इन ऑर्डर को उल्टा सीधा कर दे, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत शॉर्ट रिवीजन हमने किया। ठीक, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जानी है हमसे, वो हमारा कवर हो गया। इसके बाद नया टॉपिक हम चालू करेंगे, नई यूनिट हम चालू करेंगे। तो मिलेंगे नई यूनिट में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। एक बात और, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो जिस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।